हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू जेईई स्टेप अप एकेडमी। तो एक सवाल है जो बार बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म तो आ गए हैं जेईई मेन के, बट हम उसको फिल कैसे करें। तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन सबके मन में चल रही है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। एक सिंपल सा क्विक सा ये वीडियो है जिसमें मैं सारे स्टेप्स आपको बताऊंगा कि आप कैसे फिल कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को बिना किसी भी दिक्कत और परेशानी के। तो जो भी दिक्कत और परेशानी वाली बातें होंगी वहां पे बताते जाऊंगा, भैया ऐसा मत करना और ऐसा कर देना, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत आसानी से आप फिल कर लोगे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म अपन को कैसे यहां पर भरना है। तो सबसे पहले आपको पता है सेशन 1 सेशन 2 आपको पता है जेईई का होता है। तो जो सेशन 1 है उसकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं। एग्जामिनेशन कौन सा है? जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई है। अपन कंडक्टिंग बॉडी सब देख लो, जानते होगे आप लोग, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए ने कंडक्ट करवाया भैया। पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है तो आपको पता है, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज, इनमें आपको एडमिशन चाहिए। आईआईटी एडवांस से होगा, पता है मुझे, ठीक है। और अपने गवर्नमेंट फंडेड जो होती हैं सारे जो, और प्राइवेट भी अपने जो कॉलेजेस होते हैं, सब कुछ जेईई मेन से ही आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी नेशनल लेवल एग्जाम होता है ये। चले आगे चलते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ सेशंस कितने होते हैं? 2 सेशंस होते हैं भाई। ठीक है, अभी पहले वाले सेशन की मैं बात ज्यादा अच्छे से करूंगा क्योंकि उसी का भैया यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, फिर मोड ऑफ एग्जाम कैसा होता है ये थोड़ा सा देख लो, इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। चिल्ला कर मैं हर बार ये बोलता हूं कि भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको एग्जाम देने से पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे देते हैं, क्योंकि अगर आप यहां पर ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो और जाकर सीधे ऑनलाइन बैठ जाओगे सीबीटी के लिए तो वहां पर कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब क्या है, पेपर 2 जो होता है, पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पेपर 2 में क्या होता है, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड आता है, प्लानिंग सेक्शन आता है, ड्राइंग टेस्ट होता है। ये आर्किटेक्चर के लिए बेसिकली बात की जा रही है, बीआर की बात हो रही है। ठीक है, और ये अपनी कौन सी बीटेक के लिए बात हो रही है, फर्स्ट वाला। अब यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और ऑफिशियल वेबसाइट जो है, जो पोर्टल है, वो कौन सी है? www.jeimain.nta.nic.in या फिर www.nta.ac.in। इन पर जाकर आप इस फॉर्म को देख सकते हो। अभी मैं सारी चीजें बताने वाला हूं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, एक जनरल सी इंफॉर्मेशन सारे पहले ले लो आप। इसके बाद सेशन 1 की एग्जाम डेट्स के बारे में बात करते हैं हम। यहां पर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म है भैया, आप जाकर आप तो देते नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नवंबर 1 2023 से स्टार्ट हो रही है और नवंबर 30 इसकी लास्ट डेट है 2023। इसके पहले ही आपको भर लेना भाई, और अगर अभी तक आपने नहीं भरा तो जाग जाओ, 30 तारीख तक का वेट नहीं करना है। ठीक है, चलो अनाउंसमेंट ऑफ एग्जाम सिटी। तो भाई जब आप एग्जाम पूरा फॉर्म जो है वो भर दोगे, एग्जाम सिटी आपको कौन सी यहां पर अलॉट हो रही है वो आपको पता, सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2024 जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कब कर सकते हो? 3 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ द एग्जाम। तो एग्जाम के 3 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हो अपने एडमिट कार्ड्स को। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? जनवरी 24 टू फरवरी 1 2024 तक। ये जो डेट्स हैं आपकी, इन पूरी डेट्स में एग्जाम्स होंगे। अलग अलग दिन अलग अलग लोगों के एग्जाम्स होंगे। आपको कौन सी डेट मिलती है, आपको कौन सा स्लॉट मिलता है, वो सब डिपेंड करेगा आपके एग्जाम फॉर्म भरने के बाद। जब सारे रिजल्ट्स आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सेशन 2 इनमें भी सारी चीजें सेम है, लेकिन इसका जो फॉर्म आने की डेट है वो लगभग मानी जा रही है फरवरी 2 से मार्च 2 के बीच में आ जाएगा ये फॉर्म। मतलब उस समय आपको भरना पड़ेगा और 3rd वीक ऑफ मार्च तक आपको क्या करना पड़ेगा, अनाउंसमेंट मिल जाएगी किसकी, सिटी की, कौन सा कहां पे किसको अलॉट हो रहा है, कहां पर जाकर आपको एग्जाम देना है, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड 3 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ द एग्जाम, 3 दिन पहले हो जाएगा एग्जाम के, वही जैसे इससे पहले वाला हो रहा था। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? अप्रैल 1 से अप्रैल 15 के बीच में जो सेकंड सेशन है वो भी आपका निपट जाएगा। आप फर्स्ट सेशन दे रहे हो तो इससे पहले वाली डेट्स देख लो, सेकंड सेशन दे रहे हो तो अभी वाली डेट्स देख लो, और मैं जानता हूं ज्यादातर लोग दोनों ही सेशन दे रहे होंगे। ठीक है, चलो अब यहां पर फीस की थोड़ी सी बात कर ली जाए। ठीक है, तो जनरल जो है मेल की जो फीस है फॉर सेंटर्स इन इंडिया, इंडिया के सेंटर्स के लिए जो मेल की फीस है वो 1000 रुपीज है और 800 है फीमेल के लिए। जनरल से मैं जनरल की बात कर रहा हूं, पर कैटेगरी क्या है? जनरल है। और अगर आउटसाइड इंडिया आपको सेंटर चाहिए है तो 5000 रुपीज एक मेल को यहां पर पे करना पड़ेगा, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 4000 रुपीज लगेंगे। ठीक है, इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या फिर ओबीसी एनसीएल की बात की जाए, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी जो होते हैं उनकी बात की जाए, मेल में 100 रुपए का डिस्काउंट है इनको इंडिया सेंटर के लिए, और फीमेल में भी, फीमेल में उतनी ही है भाई, फीमेल में 800 रुपए फीस है आपकी। ठीक है, 4500 है आउटसाइड इंडिया के लिए, 4000 है आउटसाइड इंडिया के लिए अगर आप फीमेल हो तो। SC ST PWD
भैया यहां पर मेल की जो है वो 500 रुपए फीस है, फीमेल की भी 500 रुपए फीस है। आउटसाइड इंडिया में 2500 फीस है यहां पर, ठीक है। इसके बाद थर्ड जेंडर अगर आप हो तो भाई यहां पर 500 रुपीज फीस है और आउटसाइड इंडिया के लिए 3000 रुपीज फीस है। जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर, ओबीसी मेल के लिए 2000 रुपीज फीस है। और ये जो है ये सेकंड एग्जाम की बात हो रही होगी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए सेकंड एग्जाम की बात हो रही है, बीआर के लिए थर्ड जेंडर ये रही फीस। तो ये सारी फीसेस जो है आप देख सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आपको जब आगे लिंक दूंगा वहां पर भी जाकर सबसे पहले दिख जाएंगी ये सारी चीजें, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इन जनरल मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। और एक बात और मैं बता दूं कि भाई अगर आप लोगों के पास ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो है ऑलरेडी, तब तो आप भर दो इसमें। या अगर आप 100% श्योर हो कि आज नहीं है मेरे पास भरते समय, लेकिन हाँ एग्जाम के पहले ये सारी चीजें मेरे पास आ जाएंगी, तो भाई तब भी भर दो। बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाइसी सिचुएशन लग रही है कि नहीं भैया ये अभी आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट मैंने अप्लाई तो कर दिया, बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, तो भाई जनरल से ही भरना, वरना आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा, आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। तो भाई 100-200 रुपए मत देखना, फिर आप जनरल से भर देना सारी चीजें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एज क्राइटेरिया कोई एज लिमिट नहीं है यहां पर, मैं चाहूं तो मैं भी भर सकता हूं, ठीक है। नो एज लिमिट फॉर जेईई मेन 2024, कोई एज लिमिट नहीं है। एज क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई, मतलब कि अब भाई आप जेईई मेन 2024 पे जा रहे हो कहीं एक जगह का स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको बोलता है कि नहीं भैया 25 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए, तो आप फिर नहीं उस पर बैठ पाओगे। लेकिन हाँ जेईई मेन ने कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है, ठीक है। पता है वैसे भी इतने बड़े एज वाले तो देंगे भी नहीं जेईई। Candidates must have successfully completed their 10+2 मतलब 12th और an equivalent examination from recognized board, obviously recognized board से होना चाहिए, घर की बोर्ड तो बना नहीं सकते हम, 12वीं पास होना चाहिए बच्चे को। Those who have either passed the 12th board examination in 2022 or 23 or are planning to appear for it in 24 are also eligible। तो याद रखना जिसने 12वीं 2022 में पास करी है वो भी ये 2024 का एग्जाम दे सकते हैं जेईई, जिसने 23 में पास करी है वो भी जेईई 2024 दे सकता है, और जिसने 24 में भी पास करेगा जो वो भी जेईई 2024 दे सकता है। तो ये 3 साल ऐसे हैं जिनके कैंडिडेट्स दे सकते हैं। इससे पहले चले जाओगे तो 21 वाले नहीं दे सकते, और ऑब्वियसली बात है 25 वाले भी नहीं दे सकते, ठीक है। ये लिखा हुआ है 12th एग्जाम 22, 23 और 24 में जो पास करेगा वो दे सकता है, 25 वाले नहीं दे सकते हैं, ठीक है। 24 के लेटर वाले, 24 ईयर के लेटर वाले नहीं दे सकते, और 21 से अर्लियर वाले नहीं दे सकते, 21 वाले भी नहीं दे सकते, ठीक है। चलो अब स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो स्टेट मतलब कि यहां पर आपको ये पता करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे जरूरी है कि भाई एग्जाम हम कहां से दे रहे हैं, हमारा होम टाउन क्या है। कई बार कंफ्यूजन ये होती है भैया कि हम कौन सा स्टेट डालें, कहां के हम हैं, वो सारी चीजें आप सुन लो अच्छे से यहां पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इग्नोर बिल्कुल मत करना है इसको। तो यहां पर अगर मैंने बोला योर एलिजिबिलिटी स्टेट इज वेयर यू पास योर क्लास 12th एग्जाम, तो मतलब ये है कि भले ही आप बिहार के हो, लेकिन अगर आपने मध्य प्रदेश से आकर 12वीं का एग्जाम पास किया है तो भाई जो एलिजिबिलिटी स्टेट है वो मध्य प्रदेश ही रहेगा। तो जहां से आप 12th का एग्जाम पास करते हो वो है आपका एलिजिबिलिटी स्टेट, ठीक है। इट्स नॉट डिटरमाइंड बाय योर रेसिडेंस, तो जहां आप रहते हो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, जहां से 12th पास किया वही आपका एलिजिबिलिटी स्टेट। इवन इफ यू इंप्रूव्ड योर स्कोर इन एनी अदर स्टेट योर एलिजिबिलिटी रिमेन्स इन योर फर्स्ट पास स्टेट, मतलब कि 12वीं आपने पास की महाराष्ट्र से और आप गुजरात जाकर अगर अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर इंप्रूव करते हो रिजल्ट, तो भी आपका एलिजिबिलिटी स्टेट महाराष्ट्र ही रहेगा। मतलब आपको हमेशा ध्यान देना है कि जहां से आप 12वीं पास कर रहे हो वही आपका एलिजिबिलिटी स्टेट है और कोई दूसरा नहीं, ठीक है। अब NIOS जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो ओपन कर रहे हैं भाई, ओपन एग्जाम दे रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो सेलेक्ट एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन देयर स्टडी सेंटर स्टेट, तो जहां पर उनका स्टडी सेंटर है, मतलब ओपन स्कूल वो दे रहे हैं भाई, ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं वो, लेकिन अगर उनका सेंटर कहां है भाई, किसी शहर मान लो आपका औरंगाबाद में है, किसी भी एक शहर में, तो भाई वहीं का आपको जो एलिजिबिलिटी स्टेट है वही लगाना पड़ेगा उसी सिटी के हिसाब से, ठीक है। अब इंडियन नेशनल फ्रॉम नेपाल भूटान कंसिडर देयर परमानेंट एड्रेस इन देयर इंडियन पासपोर्ट, मतलब नेपाल और भूटान में रहने वाले जो भारतीय सिटीजन हैं तो वो उसी परमानेंट एड्रेस को कंसिडर करना जो कि उनके पासपोर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो नेपाल भूटान रहने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भाई मान लो अगर वो गुजरात से है पासपोर्ट में, तो गुजरात को ही अपना एलिजिबिलिटी स्टेट वहां पर वो कंसिडर करेगा। अब ओसीआई स्टूडेंट जो ओवरसीज सिटीजन जो है अपने भैया आर एलिजिबल फॉर
ऑल इंडिया कोटा सीट्स इन एनआईटीज, मतलब वो भी एलिजिबल होते हैं, ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल होते हैं, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, आईआईटीज में, सब जगह। अदर सीएफटीआईज मतलब कि सेंट्रल फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए। इफ दे पास द क्लास 12th एग्जाम फ्रॉम अब्रॉड, अगर वो अब्रॉड से पास करते हैं तो भी वो एलिजिबल है, ट्रिपल आईटीज, एनआईटी सबके लिए, ठीक है। और सारे सीएफटीआईज के लिए, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसके बाद रजिस्ट्रेशन। अब भैया रजिस्ट्रेशन पर अपन आते हैं। रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं? तो विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट jemain.nta.ac.in। तो भैया ये जो आपकी वेबसाइट है इसको विजिट करना है आपको, ध्यान रहे ये वेबसाइट आप लिख लो अच्छे से, jemain.nta.ac.in। कई सारी जगह पर ये लिखा हुआ आ रहा है, कई लोग बता रहे हैं कि भैया नई वेबसाइट आ गई, वहां पर जाओ, इस पर जाओगे, नहीं मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। इस पे जाना, आसानी से मिल रही है सारी चीजें, लोग ढूंढेंगे तो भाई भगवान भी मिलते हैं, यहां पर ध्यान उन लोगों ने दिया नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर जाओगे, आपको नोटिफिकेशन बॉक्स एक मिल जाएगा, साफ साफ एकदम हाईलाइट करता हुआ, भैया यहां पर क्लिक करो, फॉर्म में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहां पर जाना, आपको फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। क्लिक ऑन जेईई मेन 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन गिवन इन द लेटेस्ट न्यूज सेक्शन। तो लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में ये चीज आपको दिखेगी, उसको क्लिक कर देना। हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। इस साइट पर जाओगे, इधर पे क्लिक करोगे और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। बताता हूं कैसे। आप गए किस पे, पढ़ लो यहां पर jemain.nta.ac.in, इस पर ही गए हैं, साफ साफ दिख रहा है, लेटेस्ट न्यूज का सेक्शन है, जेईई मेन 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन। तो यहां पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे इस पेज के ऊपर। यहां पर एक फॉर्म मिलेगा जो कि ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन है, जो कि पहले से रजिस्टर कर चुका है उसके लिए यहां पर लॉगिन के लिए एक फॉर्म मिला हुआ है। और अगर आपने नहीं किया है, न्यू कैंडिडेट हो, तो इस लिंक पर क्लिक करना और यहां से लॉगिन, यहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन नहीं, रजिस्टर कर सकते हैं। अब क्या है, तो भाई अब यहां पर आपको सारी चीजें देखनी है कि भाई कौन सा आप यहां पर अपना जो आईडी प्रूफ है वो यहां पर यूज करने वाले हो, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, डिजी लॉकर अकाउंट है अगर आपके पास, डिजी लॉकर आप जानते होंगे। हालांकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों को काम नहीं कर रहा, तो इस पर आप नहीं भी ध्यान दो तो अच्छी बात है, मतलब बुरी बात नहीं है कोई। अगर आपने डिजी लॉकर में अपने सारे जो अपने पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ है, वो सेव करके रखे हुए हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है और यहां पर सारी चीजें फैच हो जाती हैं। आप नंबर डालते हो अपने आधार कार्ड का, आप नंबर डालते हो अपने पैन कार्ड का, तो सारी चीजें अपने आप फैच हो जाती है, वहां पर आप सेव करके रख सकते हो। मतलब बाहर आपको कहीं पर दिखाने की जरूरत पड़े तो यहां से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर डिजी लॉकर पे अकाउंट है तो यहां वाला ऑप्शन आप जा सकते हो। बट क्यों इतनी मगजमारी करना जबरदस्ती में, क्यों फालतू टेंशन लेना, आप सीधे आओ। पासपोर्ट है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड है, तो आधार तो सबके पास होगा, ऐसा कोई नहीं जिसके पास आधार ना हो, ठीक है। तो आधार कार्ड है तो यहां पर सीधे क्लिक करो, आई हैव आधार एनरोलमेंट नंबर एंड विश टू क्रिएट लॉगिन यूजिंग माय आधार नंबर। यहां पर क्लिक करो, आधार नंबर डालो अपना, ठीक है, जो भी है, और क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहां पर प्रोसीड कर दो, क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आपके सामने अब हाजिर हो जाएगा। तो इस फॉर्म को आप अब आराम से आप फिल कर सकते हो। कैंडिडेट का नाम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पासवर्ड, सब कुछ आप यहां पर डाल देना। आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या डाल दोगे भैया, अपना आधार कार्ड, आधार नंबर, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। मतलब आधार कार्ड के बाद आधार नंबर ही डालना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप भर सकते हो। फॉर्म तो आप आराम से भरते हुए आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन सारे ऑप्शंस में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेट वाली बात मैंने आपको पहले बता दी है, फॉर्म कहां से मिलेगा ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको कैंडिडेट, आप जो हो भैया, आपकी फोटोग्राफ बहुत जरूरी है, याद रखना लेटेस्ट फोटोग्राफ हो और उसकी जो भी गाइडलाइंस होती है उनके अकॉर्डिंग ही हो, ठीक है। फोटोग्राफ बहुत जरूरी है, सही फोटोग्राफ बहुत जरूरी है। कैंडिडेट सिग्नेचर अपना सही करना भैया। एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप आधार कार्ड डाल ही रहे हो, ठीक है। परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दो का ऑप्शन होगा, अगर परमानेंट ही करंट है तो वहां पे क्लिक कर देना भैया, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर मैंने पहले बताया था आपको, आप में कोई भी कैटेगरी लगती है, SC ST OBC, तो उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट, अगर आप PWD पर अपना क्या कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो उसका भी सर्टिफिकेट होना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो भी चीज आप भरते हो इसको सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर अगर सर्टिफिकेट्स हैं तो उनको आपको डालना पड़ेगा, जरूरी है। इसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, तो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस जो लास्ट प्रोसेस होता है आपका वो होगा, ठीक है। तो प्रोसेस
को एंड करने के लिए आपको पे करना है फीस को, कितनी फीस है मैंने शुरुआत में बता दी है। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि चाहे यूपीआई हो, चाहे पेटीएम को यूज करके कर रहे हो आप, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। किसी भी ऑप्शन से आप आराम से फीस पे कर सकते हो, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घर बैठे सारी चीजें आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलना अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, जैसे ये आपने भर दिया भैया प्रिंट आउट ले लो, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो यही सारे प्रोसेस है, यही सारे प्रोसीजर है, ऐसे ही आपको फॉर्म को फिल करना है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, जो भी डाउट होगा वो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूंगा, आपके कमेंट सेक्शन पर ही कर दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि बड़ी डाउट है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। हमेशा वेलकम है आपका, 24/7 हम बैठे हुए हैं आपके लिए। जो भी डाउट्स हैं हमेशा पूछो, मैं सारी चीजें सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। यही हमारी मोटिवेशन होती है, ठीक है। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।